परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी एडवांस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरजीत काकड़। हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.surjeetkakar.com पर जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आप ये डिस्क्लोजर ज़रूर पढ़ें। मैं इसे कुछ समय के लिए स्क्रीन पर रखूँगा। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी एडवांस पार्ट 1। बाजार में प्राइस एक ऐसे स्तर से बदलता है जहां डिमांड और सप्लाई संतुलन से बाहर होती है। यह हमने बेसिक लेसन्स में सीखा था। आइए इसे पुनः समझते हैं। प्राइस में चेंज तब होता है जब बायर्स या सेलर्स में से कोई एक किसी प्राइस पर ज़ीरो हो जाता है। मान लेते हैं कि 4 बायर्स हैं जो ABC स्टॉक को 250 रुपये में ख़रीदना चाहते हैं और प्रत्येक बायर 100 शेयर्स खरीदने के लिए तैयार है। इसलिए 250 रुपये में कुल बायर की मात्रा 400 शेयर्स की है। एक बायर केवल तभी खरीद सकता है जब उसी कीमत पर तैयार सेलर्स उपलब्ध हों। मान लेते हैं कि 2 सेलर्स आते हैं और प्रत्येक सेलर 250 रुपये में 50 शेयर्स बेचने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारे पास 400 शेयर्स खरीदने के लिए हैं और 100 शेयर्स बेचने के लिए हैं, इसलिए एक खरीदार को उसकी पूरी मात्रा मिल जाएगी। अभी भी 250 रुपये में 300 शेयर्स बाइंग के लिए बचे हैं। क्योंकि 250 पर कोई और सेलर उपलब्ध नहीं है, इसलिए अगला सेलर हमेशा महंगे दाम पर रहेगा। इस वजह से अगर बायर्स को ख़रीदना है तो अब उनके पास अपने खरीद मूल्य को बढ़ाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतें बढ़ेंगी। इसी तरह यदि हमारे पास 4 सेलर्स हैं, 250 रुपये में प्रत्येक सेलर 100 शेयर्स बेचने के लिए तैयार है, तो 250 रुपये में कुल सेलर्स 400 शेयर्स बेचना चाहते हैं। एक सेलर केवल तभी बेच सकता है जब खरीदार उसी कीमत पर उपलब्ध हो। मान लेते हैं कि 2 बायर्स 250 रुपये में 50 शेयर्स ईच खरीदने को तैयार हैं। क्योंकि हमारे पास 400 शेयर्स बेचने को हैं और 100 शेयर्स खरीदने को, इसलिए एक सेलर अपनी पूरी मात्रा बेच देगा और हमारे पास अभी भी 300 शेयर्स 250 रुपये में बेचने के लिए रह जाएंगे। क्योंकि 250 रुपये पे कोई बायर उपलब्ध नहीं है, अगला बायर हमेशा सस्ती कीमत पर होगा। इसलिए यदि सेलर्स को बेचना है तो अब उनके पास अपने प्राइस को कम करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहेगा, जिसके कारण कीमतों में गिरावट आएगी। कीमत बढ़ती है एक ऐसे प्राइस लेवल से जहां डिमांड सप्लाई से अधिक हो जाता है और कीमत घटती है एक ऐसे प्राइस लेवल से जहां सप्लाई डिमांड से अधिक हो जाता है। मान लेते हैं कि एक चार्ट पर कीमतें बढ़ रही थी और फिर एक रेंज में ट्रेड होने लग गई, जिसके बाद एक मजबूत गिरावट थी। कीमत में गिरावट क्यों हुई? हमने अभी समझा कि प्राइस में किसी भी मूव की वजह है डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस। क्या आप इस इम्बैलेंस को डिमांड या सप्लाई कहेंगे? क्योंकि कीमत नीचे चली गई, इसलिए इसे हम सप्लाई कहेंगे। अब हम 2 लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं जहां से कीमतें गिरना शुरू हुई थी और इसे हम सप्लाई जोन कहेंगे। मान लेते हैं कि गिरने के बाद कीमतों ने फिर से एक रेंज में ट्रेड करना शुरू कर दिया और फिर अचानक ऊपर बढ़ना शुरू कर दिया। प्राइस ऊपर क्यों गया? प्राइस में किसी भी मूव की वजह है डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस। क्या आप इस इम्बैलेंस को डिमांड या सप्लाई कहेंगे? क्योंकि कीमतें बढ़ने लगी, इसलिए इसे डिमांड होना चाहिए। हम फिर से 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे जहां से कीमतें बढ़ने लगी और इसे डिमांड जोन कहेंगे। आपको क्या लगता है कि यहाँ कौन खरीद रहा है? यह एक ऐसा व्यक्ति है जो अप ट्रेंड में खरीदारी कर रहा है या खरीद रहा है क्योंकि उसके लिए कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है,
जिसका अर्थ है कि फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस के कारण या लालच के कारण अब कोई व्यक्ति महंगे प्राइस पर खरीद रहा है। महंगी कीमत पर खरीदना एक नॉविस एक्शन है। अब अगर कीमत नीचे जाने लगती है तो यहाँ कौन बेच रहा है? यह एक व्यक्ति है जो डाउन ट्रेंड में बेच रहा है या बेच रहा है क्योंकि उसके लिए कंपनी फंडामेंटली कमज़ोर है, जिसका अर्थ है कि फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस के कारण या भय के कारण भी कोई अब सस्ते प्राइस पर बेच रहा है। सस्ते प्राइस पर बेचना एक नॉविस एक्शन है। दो महत्वपूर्ण गलतियां खरीदने के समय। गलती नंबर 1, प्राइस में रैली के बाद खरीदना, जिसका मतलब है कि महंगी कीमत पर खरीदना। और गलती नंबर 2, उस जोन में खरीदना जहां चार्ट ने हमें साबित कर दिया था कि पास्ट में सप्लाई डिमांड से अधिक थी। दो महत्वपूर्ण गलतियां बेचने के समय। गलती नंबर 1, प्राइस में गिरावट के बाद बेचना, जिसका मतलब है कि सस्ती कीमत पर बेचना। और गलती नंबर 2, उस जोन में बेचना जहां चार्ट ने हमें साबित किया है कि पास्ट में डिमांड सप्लाई से अधिक था। डिमांड के दो रूप, ड्रॉप बेस रैली या डीबीआर और रैली बेस रैली या आरबीआर। मान लेते हैं कि कीमतें नीचे जा रही हैं। कीमतों की नीचे जाने का एकमात्र कारण अधिक सप्लाई है। यह नीचे की ओर जाने वाली चाल को हम ड्रॉप कहते हैं। यदि सप्लाई अधिक थी तो कीमतों में गिरावट जारी रहनी चाहिए, लेकिन आगे क्या होता है कि ट्रेडिंग एक रेंज में शुरू हो जाती है। ये हमें बताता है कि अब सप्लाई का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त डिमांड है, जिसके कारण कीमतें अब एक रेंज में ट्रेड कर रही हैं। इस रेंज को हम बेसिंग कहते हैं। कुछ समय बाद कीमत बढ़ने लगती है। कीमतों की बढ़ने का एकमात्र कारण अधिक डिमांड है। यह ऊपर की मूव को हम रैली कहते हैं। अब हम दो रेखाओं के साथ इम्बैलेंस को मार्क करेंगे। इसे हम ड्रॉप बेस रैली डिमांड जोन कहते हैं। अब मान लेते हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं। कीमतों के बढ़ने का एकमात्र कारण अधिक डिमांड है। यह ऊपर की मूव को हम रैली कहते हैं। यदि डिमांड अधिक थी तो कीमतों में तेज़ी बनी रहनी चाहिए, लेकिन आगे क्या होता है कि प्राइस एक रेंज में ट्रेड करना शुरू कर देता है। यह बताता है कि अब हमारे पास डिमांड का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त सप्लाई है, जिसके कारण कीमतें अब एक रेंज में ट्रेड कर रही हैं। इस रेंज को हम बेसिंग कहते हैं। कुछ समय बाद कीमतें बढ़ने लगती हैं। कीमतों के बढ़ने का एकमात्र कारण अधिक डिमांड है। यह ऊपर की मूव को हम रैली कहते हैं। अब हम दो रेखाओं के साथ इम्बैलेंस को मार्क करेंगे और इसे हम रैली बेस रैली डिमांड जोन कहते हैं। डिमांड जोन में एक्शन, एक ड्रॉप बेस रैली या एक रैली बेस रैली। एक बार जब हम डिमांड जोन की पहचान कर लेते हैं तो हम कीमत वापस डिमांड जोन पर लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। इसे रिट्रेसमेंट कहा जाता है। डिमांड जोन में हम कीमतों में वृद्धि की आशा करते हैं, इसलिए हमारा एक्शन रिट्रेसमेंट पर खरीदने का होगा, क्योंकि हम कीमतों की डिमांड जोन से ऊपर जाने की उम्मीद रख रहे हैं। सप्लाई के दो रूप, रैली बेस्ड ड्रॉप या आरबीडी और ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप या डीबीडी। मान लेते हैं कि कीमतें ऊपर जा रही हैं। कीमतों के ऊपर जाने का एकमात्र कारण अधिक डिमांड है। यह ऊपर की ओर जाने वाली चाल को हम रैली कहते हैं। यदि डिमांड अधिक थी तो कीमतों में तेज़ी जारी रहनी चाहिए, लेकिन आगे क्या होता है कि ट्रेडिंग एक रेंज में शुरू हो जाती है। यह हमें बताता है कि अब डिमांड का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त सप्लाई है, जिसके कारण कीमतें अब एक रेंज में ट्रेड कर रही हैं। इस रेंज को हम बेसिंग कहते हैं। कुछ समय बाद कीमतें गिरने लगती हैं। कीमतों की गिरने का एकमात्र कारण अधिक सप्लाई है। यह नीचे की मूव को हम ड्रॉप कहते हैं। अब हम दो रेखाओं के साथ इम्बैलेंस को मार्क करेंगे। इसे हम रैली बेस ड्रॉप सप्लाई जोन कहते हैं। अब मान लेते हैं कि कीमतें गिर रही हैं। कीमतों की गिरने का एकमात्र कारण अधिक सप्लाई है। यह नीचे की मूव को हम ड्रॉप कहते हैं।
यदि सप्लाई अधिक थी तो कीमतों में गिरावट बनी रहनी चाहिए, लेकिन आगे क्या होता है कि प्राइस एक रेंज में ट्रेड करना शुरू कर देता है। यह बताता है कि अब हमारे पास सप्लाई का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त डिमांड है, जिसके कारण कीमतें अब एक रेंज में ट्रेड कर रही हैं। इस रेंज को हम बेसिंग कहते हैं। कुछ समय बाद कीमतें गिरने लगती हैं। कीमतों की गिरने का एकमात्र कारण सप्लाई है। यह नीचे की मूव को हम ड्रॉप कहते हैं। अब हम दो रेखाओं के साथ इम्बैलेंस को मार्क करेंगे। इसे हम ड्रॉप बेस ड्रॉप सप्लाई जोन कहते हैं। सप्लाई जोन में एक्शन एक रैली बेस्ड ड्रॉप या एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। एक बार जब हम सप्लाई जोन की पहचान कर लेते हैं तो हम कीमत वापस सप्लाई जोन पर लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। इसे रिट्रेसमेंट कहा जाता है। सप्लाई जोन में हम कीमतों में गिरावट की आशा करते हैं, इसलिए हमारा एक्शन रिट्रेसमेंट पर बेचने का होगा, क्योंकि हम कीमतों की सप्लाई जोन से नीचे जाने की उम्मीद कर रहे हैं। हम एक जोन ड्रॉ करने के लिए दो लाइंस खींचते हैं। एक सेलर के रूप में हम हमेशा महंगे मूल्य पर बेचना पसंद करेंगे, जिसका अर्थ है वर्तमान बाजार मूल्य से ऊपर। इसी तरह एक बायर के रूप में हम हमेशा सस्ती कीमत पर खरीदना पसंद करेंगे, जिसका अर्थ है वर्तमान बाजार मूल्य से नीचे। इसलिए सप्लाई जोन हमेशा मौजूदा बाजार मूल्य से ऊपर रहेगा और डिमांड जोन हमेशा मौजूदा बाजार मूल्य से नीचे रहेगा। डिमांड और सप्लाई दोनों की वह लाइन जो वर्तमान बाजार मूल्य के सबसे करीब है उसे प्रॉक्सिमल लाइन कहा जाता है। जो लाइन मौजूदा बाजार मूल्य से दूर होती है उसे डिस्टल लाइन कहा जाता है। टर्मिनोलॉजी: प्रॉक्सिमल लाइन करंट मार्केट प्राइस की नियरेस्ट लाइन, डिस्टल लाइन करंट मार्केट प्राइस से फारदेस्ट लाइन। डिमांड जोन लाइन प्लेसमेंट के नियम: ड्रॉप बेस रैली में प्रॉक्सिमल लाइन को बेसिंग में हाईएस्ट बॉडी पर खींचा जाएगा और डिस्टल लाइन को ड्रॉप बेस रैली के सबसे लोवेस्ट लो पे खींचा जाएगा। रैली बेस रैली में प्रॉक्सिमल लाइन को बेसिंग में हाईएस्ट बॉडी पर खींचा जाएगा और डिस्टल लाइन को लेगिन को छोड़कर लोएस्ट लो पर खींचा जाएगा। सप्लाई जोन लाइन प्लेसमेंट के नियम: रैली बेस्ड ड्रॉप में प्रॉक्सिमल लाइन को बेसिंग में लोएस्ट बॉडी पर खींचा जाएगा और डिस्टल लाइन को रैली बेस्ड ड्रॉप के सबसे हाईएस्ट हाई पे खींचा जाएगा। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप में प्रॉक्सिमल लाइन को बेसिंग में लोएस्ट बॉडी पर खींचा जाएगा और डिस्टल लाइन को लेगिन को छोड़कर हाईएस्ट हाई पर खींचा जाएगा। जोनिंग नियम: जोन 3 अलग अलग तरीक़ों से ड्रॉ किए जा सकते हैं। सप्लाई के मामले में डिस्टल लाइन हमेशा सबसे हाईएस्ट हाई होगा, लेकिन प्रॉक्सिमल लाइन को 3 अलग अलग तरीक़ों से ड्रॉ किया जा सकता है। लोएस्ट लो, लोएस्ट बॉडी या हाईएस्ट बॉडी का उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह डिमांड के मामले में डिस्टल लाइन हमेशा सबसे लोएस्ट लो होगा, लेकिन प्रॉक्सिमल लाइन को 3 अलग अलग तरीक़ों से ड्रॉ किया जा सकता है। हाईएस्ट हाई, हाईएस्ट बॉडी या लोएस्ट बॉडी का उपयोग किया जा सकता है। इन 3 अलग अलग मेथडोलॉजीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। विक टू विक का उपयोग करते समय ऑर्डर भरने की अधिक संभावना रहती है, लेकिन जोन बड़ा हो जाता है। बॉडी टू विक का उपयोग करते समय प्रो साइड यह है कि हमारा रिस्क मध्यम और ऑर्डर फिल होने की संभावना भी मध्यम होती है। अंतिम तरीके में रिस्क सबसे कम है, लेकिन ऑर्डर फिल होने की संभावना भी सबसे कम है। क्योंकि बॉडी टू विक मेथड में मध्यम जोखिम और फिल होने की संभावना भी मध्यम होती है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं और इसको हम प्रेफर्ड मेथड कहते हैं। ट्रेडर्स को हमेशा ओवरऑल मार्केट एनवायरनमेंट को समझना चाहिए, ना कि केवल एक टाइम फ्रेम को। मंथली इनकम ट्रेड के लिए हायर टाइम फ्रेम मंथली चार्ट होगा, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम वीकली चार्ट होगा और लोअर टाइम फ्रेम डेली चार्ट होगा। वीकली इनकम ट्रेड के लिए हायर टाइम फ्रेम वीकली चार्ट होगा, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम डेली चार्ट होगा और लोअर टाइम फ्रेम 60 मिनट्स चार्ट होगा। डेली इनकम ट्रेड के लिए
हायर टाइम फ्रेम डेली चार्ट होगा, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम 60 मिनट्स चार्ट होगा और लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट्स चार्ट होगा। आवरली इनकम ट्रेड के लिए हायर टाइम फ्रेम 60 मिनट्स चार्ट होगा, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम 15 मिनट्स चार्ट होगा और लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट्स चार्ट होगा। अब हम एक और टाइम फ्रेम ऐड करेंगे जिसे रिफाइनिंग टाइम फ्रेम या RTF कहा जाता है। मंथली इनकम ट्रेड के लिए रिफाइनिंग टाइम फ्रेम 60 मिनट्स चार्ट होगा, वीकली इनकम ट्रेड के लिए रिफाइनिंग टाइम फ्रेम 15 मिनट्स चार्ट होगा, डेली इनकम ट्रेड के लिए रिफाइनिंग टाइम फ्रेम 5 मिनट्स चार्ट होगा और आर्ली इनकम ट्रेड के लिए रिफाइनिंग टाइम फ्रेम 1 मिनट चार्ट होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम सीखेंगे कि रिफाइनिंग टाइम फ्रेम का उपयोग कैसे करें। दिस इज सुरजीत कक्कड़ साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले सेशन में।